चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग सबको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बेसिक हैं, दे आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नाम क्या बचा? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव एंड आपके न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल। दिस इज़ न्यूट्रल। तो आपके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एंड इसी किनारे ऑर्बिट्स होता है, ठीक है, और ऑर्बिट्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ये एलिमेंट एक सिंपल सा आपके सामने बनाया है। दिस इज़ लिथियम। इसमें देख रहे हो आपके तीन इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 हैं जो इसके किनारे ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। आपको बस ये समझना है कि कभी भी मैं लिथियम की बात करूं, Li, उसमें क्या होंगे? उसके न्यूक्लियस में तीन प्रोटॉन होंगे एंड उसमें चक्कर काटते हुए 1 2 और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। कहीं भी कभी भी लिथियम लोगे आपका यही रहेगा। तो ये बताने के पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, समझो। अगर मैं एक लिथियम का बैटरी, आपके फ़ोन में पता है ना लिथियम आयन बैटरी होता है, मैंने एक बैटरी लिया है जो लिथियम का बना हुआ है। ये आपका 10 ग्राम्स का, इसका वजन क्या है? 10 ग्राम्स। मैं ऐसे पीस करता जा रहा हूँ। तो एक टाइम आएगा जब आपको 1 ग्राम मिले, एक टाइम आएगा जब आपको 0.001 ग्राम मिलेगा। लेकिन एक टाइम अगर बहुत सर्जिकल या कुछ वैसा कुछ कर रहे हो आप ख़तरनाक, मान लो आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया, इसके बाद इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का नाम हम लोग क्या देंगे पता है? इसको हम लोग बोलेंगे एटम। जो अभी कुछ देर पहले हम डायग्राम बनाए थे, एक न्यूक्लियस हो गया, दो ऑर्बिट्स हैं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें डबल इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ नोन एज एन एटम। क्या होगा इसके बाद अगर डिवाइड कर दें तो? मैं इसको अगर फर्दर डिवाइड करता हूँ, आप देखोगे 3 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या ये लिथियम का प्रॉपर्टी शो करेंगे? नहीं ना। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, आई नो आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, बस देखो कोई ह्यूमन बीइंग है, मैं इसका अगर लेग, यहाँ से लेग कट कर देता हूँ, क्या ये लेग इस ह्यूमन का प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं ना, पूरा इंडिविजुअल होना चाहिए। इन द सिमिलर वे एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट जो उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करे, जो उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करे, केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसको शो करना चाहिए। दैट इज़ नोन एज एलिमेंट। तो फिर सॉरी, नॉट एलिमेंट, एटम्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? अगर मैं O2 की बात करूँ, ऑक्सीजन, आप जब भी ऑक्सीजन लिखते आ रहे हो बचपन से, आप हमेशा O2 लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हैं हम लोग O2? ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, सिर्फ O ना। वाई डू वी कीप ऑन राइटिंग O2? क्योंकि O जो होता है वो अकेले एक्सिस्ट नहीं करता, वो जब भी रहेगा वो दो लोगों के साथ रहेगा, मतलब दो ऑक्सीजन साथ में आ जाते हैं, क्या बनते हैं बच्चों? O2। तो ये O2 ऑक्सीजन का क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल हो गया। इसमें आपको एक टर्म यूज़ करना है यहाँ पर, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब आराम से बिंदास अकेले रह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं हवा में सिर्फ O रख दूँ, वो नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा फटाक से? O2। एंड हम जो सांस ले रहे हैं अभी ना, वी आर ब्रीदिंग इन O2। हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्योंकि ऑक्सीजन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों? O2। एंड हाइयर एटमॉस्फेयर में वो बनाता है O3, डैट इज़ ओजोन। क्या बना लेता है वो? ओजोन। सो आई होप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो उसके प्रॉपर्टीज़ को शो करे इज़ नोन एज एटम। एंड कभी भी कोई भी एटम जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, वो अकेले कर जाए तो ये भी मॉलिक्यूल है, डबल करे ये भी मॉलिक्यूल है, 4 लोग के साथ करे ये भी मॉलिक्यूल है, S8 सल्फर 8 लोगों के साथ करें वो भी एक मॉलिक्यूल है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आप लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिख रहा हूँ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, O2 लिख रहा है, देखो, गिव्स अस CaO। क्या बना रहा है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें कैसे पता चला, हाउ डिड वी नो कि कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके CaO ही बनाएगा? ये हम लोग को बताता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, रिएक्शन कैसे होगा, ये कौन गवर्न करता है?
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको दिया गया था लवॉइजियर एंड प्राउस्ट के द्वारा, ये दोनों मिलके इसको दिए थे। ठीक है बच्चे, पहला लॉ जो आपको पढ़ना है दैट इज़ बहुत ईजी सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मान लो अगर मैंने कैल्शियम लिया है 10 ग्राम, ऑक्सीजन लिया है 10 ग्राम, तो हम लोग को ये कितना मिलेगा, 10 + 10 कितना हो गया, 20 ग्राम्स। एज सिंपल एज दैट। एक और वे में समझते हैं, सिंपल वे में। आपको मैगी बनाना है, ठीक है। आपने लिया मैगी का मसाला, उसमें डाला H2O एंड बना दिया, तो क्या आपको मैगी मिलेगा क्या आपने नूडल्स डाला था मसाला का, मैगी में जो नूडल्स होते हैं वो आपने डाला, नहीं डाला ना, तो क्या आपको मिलेगा मैगी में वो, बस मसाला एंड वाटर मिल जाएगा। तो जो स्टार्टिंग में जो हम लोग डालते हैं ना, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिएक्टेंट, कि जो मिलके रिएक्ट कर रहे हैं, एंड जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हो कि आपने रिएक्टेंट में जो डाला था आपको प्रोडक्ट में वही मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, क्या यहाँ पे मैं H2 लिख दूँ क्या H2 है यहाँ, देखो तो स्टार्टिंग में Ca के पास H2 है, यहाँ पे कहीं भी H2 दिख रहा है आपको, तो H2 यहाँ पे कभी नहीं होगा। आपने रिएक्टेंट्स में जो डाला था वही आपको बस प्रोडक्ट्स में मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल आप फिर से ले सकते हो। आपने मैगी का नूडल्स लिया, आपने उसमें मसाला का पैकेट डाला, आपने वाटर डाला, तो आपको मसाला मैगी मिलेगा या चीज़ी मैगी मिल जाएगा, बताओ। विल यू गेट चीज़ी मैगी और मसाला मैगी, क्योंकि आपने चीज़ डाला था क्या, नहीं डाला ना, तो हम लोग क्या मिलने वाला है, मसाला मैगी। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ये आपका क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पहला आपका यहाँ पे दिया हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ देख लो। एक बीकर है, इसमें सॉल्यूशन लिया हुआ है x और सॉल्यूशन है y। अगर सॉल्यूशन x मेरा 5 ग्राम है, सॉल्यूशन y मेरा 5 ग्राम है, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम्स। रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद मास रिमेन्स सेम। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको समझो। देखिए, आप अगर H2O वाटर की बात करूं, आप चांद पे चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ, आप नाले से पानी लेकर आओ, कहीं से भी पानी लेकर आ रहे हो, वो हमेशा हमेशा एक रेशियो में मिलेगा जिसको बोलते हैं 1:8। ये कौन सा रेशियो है, इतना लिखना काफ़ी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा 1:8 बाई मास। थोड़ा समझते हैं इसको। रेशियो हमारे दो तरह के होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, बट ये समझो। हाइड्रोजन का मास होता है 1, आप जान लो फिलहाल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 U लिखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का मास है 16 U, लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, H2 है ना, तो 1 × 2 विल बी 2, मास कितना हो गया 2 U। सो 2 इज इक्वल टू 16, रेशियो में कितना हो गया, सिंप्लीफाई करके 1:8। तो हाइड्रोजन हमेशा किस रेशियो में रहेगा बच्चों, 1:8। अगर आप बात करते हो अमोनिया की, अमोनिया NH3, हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं पानी नहीं डालते तो एक स्मेल, बैड स्मेल इज है ना, दैट इज़ द स्मेल ऑफ अमोनिया। वो यूरिया डिकम्पोज करके अमोनिया बना लेता है ना, समझो। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ठीक है। हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है आपका, तो 14:3। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना, तो मास विल बी 14:3। तो अगर मैं कहूँ कोई भी एलिमेंट आपको 9 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 14:3, तभी आपका रेशियो आ जाएगा ना, कितना आता है आपको पता चल जाएगा ना। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, ये इनका बहुत सारा नाम सुनोगे आप आगे भी। इन्होंने कुछ थ्योरी दिया था, कुछ पॉइंट्स दिए थे, इनके हिसाब से एटम किस तरह का होता है। यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स, तो बहुत ईजी पॉइंट्स है, वो याद कर सकते हो। फर्स्ट याद कर लो, आप थर्ड याद कर लो एंड फोर्थ याद कर लो, दे आर वेरी सिंपल। देखो, कोई भी मैटर, मतलब कुछ भी एलिमेंट होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल्स का बना है, दोज आर नोन एज एटम्स। एक एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। दूसरे तरह के एलिमेंट्स का मास से डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगा। 3 पॉइंट्स आराम से याद हो गए। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, देखो, एक सिंपल सा इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। आपने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3, उसमें 6 ग्राम डाला है एसिटिक एसिड CH3COH। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिएक्टेंट्स। ये क्या कर रहे हैं, आपके रिएक्ट्स कर रहे हैं। इनको रिएक्ट करने के बाद क्या बना प्रोडक्ट्स, देखो मास आप 2.2 ग्राम्स प्लस 0.9 ग्राम प्लस
8.2 ग्राम। तो जब इसको ऐड करोगे आप देखोगे क्या आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would require to react completely with 3 grams of hydrogen gas? अब देखो 1:8 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन कितना चाहिए इसके बारे में पूछ रहा है, हाइड्रोजन आपको 3 ग्राम दिया हुआ है। सो सिंपल आपको क्या करना है, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 24 ग्राम्स, एज सिंपल एज दैट। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसमें से किस थ्योरी से हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिला था? आप क्या कह सकते हो, देखो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो किसी भी रिएक्शन में ना तो बनते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो जितना रिएक्टेंट था उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? तो डाल्टन बाबा ने कहा था एटम्स जो होते हैं ना कंबाइन करते हैं द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। समझ में आया? देखो H2O अगर इसी रेशियो की बात करें, कैन वी राइट H4O2, ये भी तो सेम ही है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा H2O, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं हमेशा H2O। सो इससे आप लोग को मिला था नंबर 5 जो है, इससे आपको क्या मिला था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ना व्हाट इज़ एन एटम, हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। एक NCERT ने एग्जांपल दिया आपको, एक बिल्डिंग, अगर आपके पास एक घर है उसमें एक छोटा सा ईटा जो होगा ना, ब्रिक जो होगा, डैट विल बी लाइक एन एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट डैट विल बी लाइक एन एटम। डाल्टन का मन नहीं भरा, अब वो क्या कर रहे हैं, सिंबल दे रहे थे। सिंबल कैसे दिया है उन्होंने, देखो बहुत अच्छा सिंबल है, एक राउंड सर्कल बनाना है, इसमें आप पीस का साइन बना दो, डैट विल बी फॉस्फोरस। या मर्क्यूरी देखो कितना अच्छा है, डॉट 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 देते रहो ना। क्या ये आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, विल इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम? सोच के देखो, इतना सारा सिंबल बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाएगा ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन का सिंबल हम लोग आजकल यूज़ क्यों नहीं करते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा बनाने में। एंड सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि ये आपको याद रखने में, यू कैन नॉट रिमेंबर, अभी कितने एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं, 118 ना, इज़ इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द डायग्राम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स? तो 2 पॉइंट क्या लिखना है हम लोग को, पहला इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड सेकंड वन it is not possible to remember for 118 elements. तो आजकल हम लोग कैसे करते हैं, हाउ डू वी राइट द सिंबल्स? डाल्टन को तो इग्नोर कर दिए, आजकल हम लोग सिंबल कैसे लिखते हैं? तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं। अब देखो अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, सिंगल लेटर है ना, लेकिन ये क्या है, कैपिटल। हीलियम की बात करो, देखो एक कैपिटल है और एक स्मॉल। लिथियम 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। बेरिलियम की बात करो, 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। आयरन देख रहे हो, 2 लेटर सिस्टम। मर्क्यूरी Hg 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। या तो एक कैपिटल रहेगा या तो एक स्मॉल रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ NaCl, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक Na प्रेजेंट है और एक Cl। हमेशा देखना L आपका स्मॉल रहना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं Cl ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल नहीं रहेगा, इट विल बी कैपिटल C एंड स्मॉल l। यहाँ पे देखो आपको सेम दिया हुआ है ना। कुछ कुछ लैटिन नेम्स आपको पता होना चाहिए, जैसे सोडियम हैज़ कम फ्रॉम नेट्रियम। आपका जो ये यहाँ पे दिख रहा है पोटेशियम, इट हैज़ कम फ्रॉम कैलियम। बहुत सारे वर्ड्स इनको लिया गया था बट अभी हम लोग यूज़ नहीं करते। जैसे कॉपर इज़ क्यूप्रम, आपका लेट्स से आई थिंक ऑरम, गोल्ड इज़ ऑरम, दैट्स वाई द सिंबल इज AU। आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंटरेस्टिंग है, देखो वाटरमेलन का एग्जांपल जो दिया है ना, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। समझो इस तरह से, मान लो आपको वेजिटेबल्स बेचना है, आपको सब्जी बेचना है, बट आपके पास ये जो वजन करने वाला होता है ना 1 kg 2 kg, वो आपके पास है नहीं। बट आपको पता है कि आपका एक वाटरमेलन कितने वजन का है, 12 kg। अब बताओ क्या वाटरमेलन 14 kg का नहीं हो सकता? हो सकता है ना। 16 kg का नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कार्बन भी उसी तरह से 14 का यूनिट का भी होता है, 16 का भी होता है, लेकिन हमने किस तरह के लिया है, 12 kg। सिमिलरली साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले समझ लेते हैं ये जो एग्जांपल आपका दिया हुआ है। अगर आपको पता है कि एक वाटरमेलन आपका 12 kg का है,
तो उसको अगर हम 12 पार्ट्स में कट करते हैं तो एक पीस का पार्ट कितना हो गया, एक पीस का वजन इट विल बी 1 kg ना। अब इस एक पीस को यूज़ करते हुए क्या हम लोग 1 kg टोमेटोज़ आराम से मेज़र कर सकते हैं? सोच के बताओ। अगर आपके पास एक वाटरमेलन जो 12 किलो का है, उसमें से एक पीस को यूज़ करके हम लोग 1 kg करके मेज़र कर सकते हैं, 2 किलो भी कर सकते हैं, 3 किलो भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर आपके पास एक कार्बन है, कार्बन जान रहे हो आप लोग सब, जिसका मास 12 U। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन? आप kg में तो लेंगे नहीं ना, इट इज़ इसका मास क्या है 12U। अगर आप लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि अगर कार्बन का मास 12U है तो U को उधर भेजो, क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ कार्बन। तो 1U क्या हो गया 1/12 ऑफ C12। C12 का 1/12 को हम लोग क्या बोलते हैं 1U। सिमिलर वे में देखो, एक वाटरमेलन का वजन इज इक्वल टू 12 kg। तो 1 kg को कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1/12 ऑफ अ वाटर मेलन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलर वे में अगर एक कार्बन का 12U है तो 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? C12, क्योंकि C के और भी वैराइटीज़ होते हैं। एक और चीज़ जान लो, 1C इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1U। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है हम लोग को ये समझना है। एटॉमिक मास आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ मास दिया हुआ है, आपको याद कर सकते हो, बट काम चल जाएगा। क्लोरीन का देखो 35.5, बस एक ही आपको पॉइंट में मिलेगा, रीज़न आगे पढ़ना है, अभी टेंशन नहीं लेना है। मॉलिक्यूल ये थोड़ा मज़ेदार है। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अभी हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। अब ऑक्सीजन अगर अकेला है इसका नाम हो जाता है एटम। क्या नाम हो जाता है इसका? एटम। लेकिन क्या ऑक्सीजन अकेला रहता है? ऑक्सीजन क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा एक और ऑक्सीजन से, बना लेगा O2। सिमिलर वे में मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ये भी क्या करेगा, कंबाइन करके बना लेगा H2। Cl कंबाइन करके बना लेगा Cl2। ऑक्सीजन का एक और वैरायटी होता है हाई एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन एज O3, ओजोन। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ P4, सल्फर की बात करूँ S8, एक कार्बन का होता है C60 जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, कार्बन 60। तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन ही है ना, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस में फॉस्फोरस है, सिर्फ सल्फर, सिर्फ क्लोरीन, सिर्फ कार्बन, इसमें कोई और भी कुछ है क्या? तो एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं और स्टेबल, याद है मॉलिक्यूल में एक लाइन बोले थे, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल। तब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, 2 से कंबाइन कर लेंगे, 3 से कंबाइन कर लेंगे। सो दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एंड मज़ेदार बात यहाँ पर जो है दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। दे आर नोन एज नोबल गैसेस। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपना आराम से चिल रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो अगर आपको हीलियम का मॉलिक्यूल पूछा जाए उसमें भी आप He लिखोगे, एंड आपको एटम पूछा जाए आप उसमें भी क्या लिखोगे, He, क्योंकि इसका जो एटम होता है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन, अब देखो यहाँ पर आर्गन, देखो नोबल गैस है, हीलियम नोबल गैस है, ये सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब अकेले रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस क्या है, टेट्रा। सल्फर क्या है, पॉली, मतलब S8 के फॉर्म में रहेगा। फॉस्फोरस P4, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, तो इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब देखो सॉरी, आपको अब समझना है मेटल्स, जैसे हम लोग आयरन की बात करें Fe कौन सा एटॉमिक होगा, जितने भी मेटल्स हैं हमारे, लिथियम है, आयरन है, गोल्ड है, ये सारे बहुत लंबे लंबे चेन्स बनाते हैं। गोल्ड का देखियो ना ब्लॉक होता है, बड़ा सा ब्लॉक, गोल्ड का बिस्किट्स आता है ना। आयरन भी देखियो, रॉड आता है आयरन का लंबा सा। सो इन इतने लंबे चेन में ये प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग इनका नंबर पॉसिबल है Fe 10 मिलियन लिखना पॉसिबल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बस Fe लिखते हैं। मेटल्स में हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, मोनो एटॉमिक। हमारे मेटल्स क्या हो जाएंगे हमेशा, मोनो एटॉमिक। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। आगे हम लोग एक पीछे एक रेशियो देख चुके हैं, जैसे H2O की बात करें, H2O
इसमें दो रेशियो आपको दिखेगा। पहला, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ नंबर देखो, हाइड्रोजन 2 है ना, ऑक्सीजन कितना है 1, पहला रेशियो क्या आ गया 2:1। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2:2, ऑक्सीजन का मास क्या हो गया 16, तो रेशियो क्या आ गया आपका 2:16, सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8। यहाँ पे देखो दो रेशियो आपको दिख रहा है, एक 2:1 और 1:8। तो एक ही कंपाउंड के दो रेशियो आपको हमेशा दिखेंगे, पहला है नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा है बाय मास। आप बताओ इसमें फटाक से, CO2 में कार्बन का नंबर क्या है 1, ऑक्सीजन का नंबर 2, रेशियो आ गया 1:2, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया। बाय मास क्या लिखोगे, कार्बन का मास क्या है 12:2, ऑक्सीजन का मास 16, लेकिन दो एटम है, 16 × 2 = 32। इसको आराम से आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको रेशियो आ जाएगा। सो सिमिलर वे में आप बहुत सारा रेशियो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको रेशियो निकाल के दिया हुआ है। सो किस रेशियो के बारे में बात हो रही है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। अगर आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर, तो हमेशा किसका, कौन सा एग्जाम्पल यूज़ करोगे, नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपसे पूछ रहा है मास, तो आप कौन सा रेशियो लोगे 1:8। ये हर कंपाउंड का अलग अलग होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो CO2 का 3:8 होता है, एमोनिया का 14:3, क्योंकि नाइट्रोजन का मास क्या हो गया 14, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1, बट NH3 है तो इट विल 14:3। आपको दोनों रेशियो याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स की, तो इट विल 1:3, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्या पूछा जा रहा है। अब से अगला टॉपिक है आपका आयन। तो जो भी एटम्स होते हैं उनका जो चार्ज्ड स्पीशीज़, मतलब उनके चार्ज्ड वेरिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। आपको दो पढ़ना है, कैटायन, एनायन, दो नाम होता है ना, कैटायन एंड एनायन। एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे कैटायन के बीच में प्लस दिख रहा है, एनायन के बीच में माइनस दिख रहा है ना, सिंपल सा, ये बस याद रखने के लिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाए थे लिथियम का, लिथियम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक सिंपल वे से समझो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं समझना तो आगे बढ़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। एक बच्चा है, मैं बोलूँ कि तुम बहुत बेकार हो पढ़ने में, तुम कुछ नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, बस निगेटिव चीज़ें बोलो इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बहुत सारा निगेटिव। एक दूसरा बच्चा है, इसको मैं बोलूँ कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पेरेंट्स को प्राउड करा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मैं किसी को अगर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें करूँ तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किसी को पॉजिटिव बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं ना। तो अगर किसी के ऊपर NaCl की बात करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड में सोडियम, ये चलो पहले लिथियम देख लेते हैं। लिथियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो Li लिथियम होता है ना, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव किसी से जा रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अगर मैं किसी को अच्छा बोलूँ, उससे नेगेटिव हटा दो, उसमें कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। और Cl की बात करते हैं हम लोग, क्लोरीन, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इसको तुम बोले तो बेकार हो, ये हो वो, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो एलिमेंट्स पे दो तरह के चार्ज आते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जिनमें पॉजिटिव चार्ज है दे आर कैटायन, जिनमें नेगेटिव चार्ज है दे आर एनायंस। ठीक है, तो आपका जो क्लोरीन होता है Cl का काम देखो, डायग्राम देख लो, अगर समझ सकते हो, पढ़े हो तो जान रहे होगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एंड इसको आउटर मोस्ट में ना 8 चाहिए। इसके पास पहले से कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक और चाहिए 8 करने के लिए। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Cl-। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी चाहो तो समझ सकते हो। आयोनिक में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखें ना अभी, जैसे इलेक्ट्रॉन Na क्या कर रहा है, आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, ये किसको दे दिया, Cl को, तो इसलिए Na क्या बन गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया, Cl क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है दे आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड्स। O2 की बात करें, ऑक्सीजन,
क्या ये ऑक्सीजन एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा? ये शेयर करता है। तो अगर कोई कंपाउंड बना है, 9th के लेवल से समझा रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड बना है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है तो दे आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। और अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दे आर नोन एज कोवैलेंट, दे आर नोन एज कोवैलेंट। यहाँ पे देखो आपको आयोनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल दिया है। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन क्या किया होगा? कैल्शियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम ने सल्फाइड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और समझ लो आप लोग, फॉर्मूला लिखना है हम लोग को। अब हर समय हम लोग NaCl क्यों लिखते हैं? वाई कैनॉट वी राइट ClNa? हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना। प्रॉब्लम क्या होता है, आप इस पूरे टेबल में खोजो, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है एंड क्लोराइड पे, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। बाय द वे क्लोरीन एंड क्लोराइड समझ जाओ, अगर नॉर्मल एटम है Cl दैट इज़ क्लोरीन, Cl पे माइनस चार्ज हो गया तो दैट इज़ क्लोराइड। क्लोरीन का जो आयन होता है इसका नाम होता है क्लोराइड, ठीक है। अब समझो, हम लोग हमेशा कभी भी फॉर्मूला लिखते हैं ना तो पहले हम लोग पॉजिटिव वाला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कौन सा लिखते हैं? निगेटिव वाला। ये बात समझ में आ गई? चलो यहीं सामने से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, देखो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्साइड पे क्या चार्ज है? माइनस। तो MgO पहले क्या लिख रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, बाद में क्या लिख रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। एंड फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहली बात दिमाग लगाना छोड़ दो। मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे लेट्स सी सोडियम ऑक्साइड, यहाँ सोडियम लेते हैं, यहाँ से ऑक्साइड लेते हैं। सोडियम ले लिए Na और यहाँ पे ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे 2+ क्यों लिखा हुआ है? 2 के बाद माइनस। आप तो बोलोगे बुक वाला गलत प्रिंट कर दिया ना, -2 होना चाहिए था। ये 2- क्या होता है? आप लोग समझो यहाँ पर, ये जो आपको 2 - 3 जो भी दिया हुआ है, ये आपका 1 2 3 4 गिनती नहीं है। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं क्या? मैथ्स नहीं पढ़ रहे ना। सो दीज आर चार्जेस। ये क्या है? आपके चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्साइड। तो ऊपर किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लो एलिमेंट हो गया ना, इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? चार्जेस लिखते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम। यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम। जैसे मान लो अगर आपका अगर O2, एक सेकेंड, अगर आपका O2 दिया हुआ है तो ये क्या है? आपका नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं ऊपर लिखूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया? आपका चार्ज, ठीक है। लोकेशन पे ध्यान दो। तो यहाँ पर ऊपर जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है? 2, सॉरी ब्लेंडर, O2- ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, एंड सोडियम पे क्या चार्ज है? 1+। तो हम लोग क्या करेंगे? बिना दिमाग लगाए हुए Na लिखो, बगल में O लिखो। देखो नंबर 1 हम लोग अभी नीचे 1 लिखते ही नहीं है, 1 को इग्नोर करो। एंड ये जो 2 है इसको हम लोग यहाँ नीचे लगा देंगे। एक एग्जाम्पल क्लियर हुआ? और देखते हैं, दूसरा देखते हैं। लेट्स से मैग्नीशियम ले लेते हैं, ऊपर से लेट्स से क्लोराइड Mg पे 2+ चार्ज है एंड क्लोरीन पे, क्लोराइड जो है इसका, इस पर 1- चार्ज है। बिना दिमाग लगाए हुए हम लोग क्या लिखे? MgCl लिख दिए। 1 यहाँ लिखाएगा? नहीं लिखाता ना। 2 देखो यहाँ आ जाएगा MgCl2। दैट सिंपल एज दैट। आपके बुक में आपको एक ट्रिक दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सेम काम हम लोग करते हैं। Na एंड O, Na पे 1+ चार्ज, ऑक्सीजन पे 2- चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका चार्ज दूसरे पे, दूसरे का चार्ज इस पे। Na का 1 है, क्या जाएगा ऑक्सीजन पे? नहीं जाएगा। 1 लिखते हैं हम लोग? अभी नहीं लिखते ना, लेकिन इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बस ज्ञान दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल दिया हुआ है, आराम से देख सकते हो। चार्ज हम लोग क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2-। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। AlO लिख दिए, 3 वाला चार्ज डालो O पे, ये चार्ज डालो इस पे। Al पे 3 है, O3 हो जाएगा। O पे 2 है तो Al2O3। आप लोग में से बहुत लोग गलती करते हो, आप क्या करोगे? ऊपर लिख देते हो। जैसे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं ना, Cl, कैल्शियम पे 2 होता है 2+, और क्लोराइड पे 1-। तो आप बच्चे क्या करेंगे? CaCl, ऊपर यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? CaCl2 नीचे लिखाता है हमेशा, ठीक है। इस पर ध्यान देना। ये कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। H2S, इसका स्मेल जो होता है, इट इज़ लाइक रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल होता है उसका, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्साइड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको वाटर में अभी एग्जांपल दिखाए ना, CaO जो होता है इसको वाटर में डालोगे तो बनेगा CaOH होल 2। अब ये होल 2 का क्या सीन है ये समझाते हैं। देखो एक एग्जांपल नॉर्मली आप लोगों को बताते हैं। दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे दोनों आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे, ठीक है, ड्राइंग में आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं। तो मैं बोलूँ कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ में बहुत अच्छे हैं, तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? ये बच्चा ए और बच्चा बी, या दोनों के बारे में बोल रहा हूँ? आई एम टेलिंग अबाउट बोथ ना। सिंपल देखो, SO4 ये जो लिखा हुआ है मतलब सिंगल S, 1S और 4 O, SO4 जो बन रहा है आपका, इस पर एक ना ऑक्सीजन पे चार्ज है ना सल्फ़र पे चार्ज है, सल्फ़र पूरे पे चार्ज है। देखो ये जो 2 - है किस पे? पूरे पे। कार्बोनेट में ये जो CO3 है ना, एक पे कार्बन पे चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, चार्ज किस पे है? दोनों में से दोनों के ऊपर चार्ज है। HCO3 इसको हम लोग बाई कार्बोनेट ही बोलते हैं। तो HCO3 में, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, देखो HCO इसको साइड से लेना होगा। HCO3 मतलब एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, ये तीनों जब कंबाइन किए हैं तो इस पर तीनों मिलाकर ओवरऑल 1 - का चार्ज होता है, ठीक है। नाइट्रेट में भी वही सीन है, देखो पूरे पे चार्ज है, ठीक है, एक पे चार्ज नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, NH4 की बात करते, चलो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो NH4 देखो आपका कैटायन है, एनायन है, पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज़ कैटायन NH4, मतलब लेकिन इस नंबर से उधर से कोई मतलब नहीं है। NH4 पे देखो 1+ का चार्ज है, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सल्फेट SO4 दिख रहा है आपको, SO4 पे 2 - का चार्ज है, तो ओवरऑल है ना पूरे पे है। अब बताओ क्या हम लोग 1 लिखते हैं? कभी 1 नहीं लिखते, लेकिन 2 तो लिखेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, NH4 लिख दिया, NH4। अब ये 2 किस पे आएगा? N पे आएगा, H पे आएगा, 4 पे आएगा, पूरे पे आएगा। तो जब भी पूरे पे आता है हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, और कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, लगा दिए चुपचाप। और उसका क्या लिखना है हम लोग को? SO4। अब बोलोगे सर SO4 ब्रैकेट नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ 1 है ना, 1 को हम लोग कभी नहीं लिखते। आई होप ये क्लियर हो गया। तो जब भी हम लोग कर रहे हैं ओवरऑल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, OH पे 1 - का चार्ज है, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? 2+, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? Mg। अब देखो OH पे 2 आना है तो ऑक्सीजन पे आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा, दोनों पे आएगा, इट विल कम ऑन बोथ, MgOH होल 2। ये आप लोगों को समझना है। आई होप होल का सिस्टम समझ में आ गया, मतलब पूरे पे चार्ज आ रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पॉली एटॉमिक आयन्स यहाँ दिख रहा है, लेट मी चेक अनदर कलर। पॉली एटॉमिक आयन, सिंपल वे में ब्रेक करो इसको बिना कंफ्यूज किए हुए। पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एटम, मल्टीपल एटम, और यहाँ पे क्या है? आयन, मतलब एक से ज़्यादा एटम है, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है। NH4 पे कितने एटम हो गए? देखो तो 1 + 4, 5 एटम्स हो गया ना। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है पूरे पे? 1+। सिंपल वे में देखो, फॉस्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PO4 पे कितना चार्ज है? देखो फॉस्फेट पे ओवरऑल 3 दिख रहा है, 3 - 3 नेगेटिव चार्ज है ना। सिंपल वे में एक और चीज़ यहाँ देख लो, आयरन दिख रहा है, आयरन 2 भी है, आयरन 3 भी है। पहले के टाइम पे हम लोग फेरस फेरिक करते थे, लेकिन आजकल ब्रैकेट में दे दिया जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ आयरन हो गया, मैं आपको बोलूँ आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, बिना दिमाग लगाए हुए, Fe3 दिया हुआ है, 3+ ऑक्साइड 2+, एक्सचेंज कर दो, Fe2O3 हो गया, दैट्स इट, बिना दिमाग लगाए हुए आपका बन जाएगा। सो फॉर्मूला बनाने सीख गए, प्रैक्टिस कर लेना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा प्रैक्टिस कर लेना, आराम से बन जाएगा। देखो आपका अमोनियम सल्फेट मिल गया ना। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O, अमोनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्यों होगा AlCl3? क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 होता है। सिमिलरली सोडियम सल्फाइड कर लोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लोगे, आराम से हो जाएगा। इनका नाम पूछ रहा है, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इग्नोर करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S? नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। देखो इससे 2 क्वेश्चन आ सकता है आपसे।
अगर आपसे टाइप पूछ ले कितने टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, H2S की बात करते हैं, H2S कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक सल्फाइड है, दो हो गया, दो एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है देखो क्या, हाउ मैनी, तो हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फाइड कितना है 1, 2 + 1 3। फॉस्फेट में PO4 3 माइनस, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे 3 माइनस क्या है, इसको कैसे काउंट करें, मतलब ही नहीं है, आपसे पूछ ही नहीं रहा। फॉस्फेट में कितना है 1, फॉस्फोरस इज़ 1, ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है, 1 + 5 कितना हो गया 6 एटम्स, ख़त्म कहानी। आता है अगला मॉलिक्यूलर मास, एंड इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। देखो इसको हम लोग लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। याद है कार्बन बाबा, हम लोग क्या कर रहे थे 1/12 ऑफ C12 एटम निकाल रहे थे ना, ये क्या निकाल रहे थे हम लोग 1U, इसी U को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आजकल देखो इतना लंबा वर्ड लिखने में मेहनत बहुत लगता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो साइंटिस्ट लोग क्या कर दिया उसका नाम अब यूनिफाइड मास। आजकल हम लोग बस यू लिखते हैं बिना दिमाग लगाए हुए, सिर्फ यू, बस हो गया काम ख़त्म। AMU लिखने का सीन अब नहीं है। अब मास निकालना है आपको H2O का, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कैसे लिखना है आपको, देखो कितना हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना आ गया 16 2 + 2 18। एक सिंपल सा बनाते हैं हम लोग C6H12O6। कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन का मास 12 होता है, इंटू कितने हैं 6 है यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना नंबर देखो 16 × 6, टोटल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट, आपको तो एग्ज़ाम में बस ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन में अगर ये जो है ना मास दिया रहता है आपको, देखो क्वेश्चन में यहाँ तो दिया हुआ नहीं है बट देखो इसमें आपको मास जनरली दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एंड अगर मास आपका यू में दिया हुआ है तो आप आंसर भी किस में लिखोगे यू में। अगर आपका 16 यू के ऊपर 16 ग्राम है तो आप आंसर भी किस में लिखोगे ग्राम में, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपका फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये होता क्या है देखो, आप जो नमक खाते हो, ग्रेन ऑफ नमक, इट इज़ अ ग्रेन, दाना ऑफ नमक, क्या सिंगल आइटम खाते हो, सिंगल मॉलिक्यूल खाते हो, इसके अंदर बहुत सारे होंगे ना। तो कभी भी क्रिस्टल को जूम करेंगे तो हम लोग देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, सब अरेंज होता है ना इन अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। Na है, फिर Cl है, फिर Na है, फिर Cl है, ऐसे सब करके बहुत सारे हैं। तो क्या जो हम लोग मास निकाल रहे हैं तो क्या पूरे का मास निकालेंगे, मास निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाएगा ना। तो कभी भी आयोनिक कंपाउंड से हम लोग क्या करेंगे, उसका जो यूनिट होता है NaCl में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा Na4Cl4 या बस NaCl, सिंपल NaCl हो गया ना। इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, सिर्फ फॉर्मूला का मास। तो बेसिकली आप लोग का वही काम जो हम लोग इतने देर से कर रहे थे, ये जो नॉर्मल मास है ना, बस मास निकाल दो, यू लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। आपको पता है देखो कैल्शियम क्लोराइड का देखते हैं, Ca का मास आपको पता है 40 U होता है, क्लोराइड का 35.5, डबल कर दो, Ca का 40 हो गया प्लस 35.5 का डबल 71, आपका मास यहाँ पर आंसर 111 U आ चुका है। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर क्विकली। ओके, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्विक लाइम को हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, बेकिंग पाउडर, देखो ध्यान दो यहाँ पे बेकिंग पाउडर है NaHCO3, पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम का क्या होता है K। अब देखो सल्फेट का क्या होगा SO4 2- तो K2SO4। कैलकुलेट द मोलर मास, ये सिलेबस में नहीं है बट मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही सकते हो आराम से। इसका कार्बन में कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 12 × 2 + 1 × 2, निकाल दो आराम से। सल्फ़र के मॉलिक्यूल में सल्फ़र का मास आई थिंक दिया होगा कहीं पे, सल्फ़र का मास निकाल के तो कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, बस यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। राइट द केमिकल फॉर्मूला MgCl का, देखो मैग्नीशियम का 2 होता है तो MgCl 2CaO, कॉपर नाइट्रेट निकाल लोगे, ये निकालोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा दिया हुआ है। ओके, दैट्स इट। फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए,
एंड ये टेबल जो आपको दिया हुआ है, टेबल 3.6, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लासेस में भी इट विल हेल्प यू अलॉट। तो यू शुड रिमेंबर द चार्जेस याद कर लेना एंड मोस्टली क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे टेबल 3.6 तो पहले याद होना चाहिए, फॉर्मूलाज बनाने का जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा आराम से। एंड रेशियोज़ तो याद रखना, रेशियो बाय नंबर होता है, रेशियो बाय मास, दो रेशियो होते हैं, दो तरह के रेशियो होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। एटॉमिक मास यूनिट का या मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिफरेंशिएट में देख लेना, तीन तरह का डिफरेंशिएट होता है। पहला सबसे बेसिक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशिएट। दूसरा एटम्स एंड आयंस का डिफरेंशिएट। एंड चांस कम है बट देख लेना कैटायंस एंड एनायंस का डिफरेंशिएट करने के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स तो बेसिक है, आराम से बी हैप्पी, अगर न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो आराम से सॉल्व कर लोगे। ये एक्टिविटी देख लेना, एक क्वेश्चन एक बार आया था, लाइक विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एग्जैक्टली याद ना भी रहे तो बस आपको करना है कि प्रोडक्ट्स का मास लिख देना एंड रिएक्टेंट्स का मास लिख के दोनों को इक्वल शो कर देना। ओके, दैट्स इट।